Hello friends, welcome to Commerce Classes. Now in the series of accounting principles आज हम पढ़ेंगे कुछ और principles के बारे में. Number 1 is prudence और conservatism principle. Conservatism principle का मतलब होता है कि हमें safe play करना है. Safe play कैसे करते हैं कि जहां पर हमें कोई लॉस नजर आ रहा है उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो, बट अगर हमें कोई गेन दिख रहा है वो तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमें गेन एक्चुअली अर्न हो जाएगा. Right? So this is conservatism principle. So it says that all anticipated expenses or losses should be accounted for. तो जो भी हमें लॉस या एक्सपेंस नजर आ रहा है वो हमें अकाउंट कर लेना है, उसके लिए प्रोवाइड करना है. बट ऑल एंटिसिपेटेड इनकम्स और गेन्स, अगर हम कोई गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी अकाउंटेड ओनली व्हेन दीज आर अर्न्ड. वो हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम उसको अर्न करेंगे. इट इज एज सिंपल एज दिस. लाइक आपने स्टॉक्स खरीदे, उसे आपने सेल करना है. सपोज आपने बाय किया 10,000 का स्टॉक. नाउ यू फोरसी कि ये मैं जब बेचूंगा 12,000 रुपीज में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 का. बट एज पर दिस प्रिंसिपल हमें प्रॉफिट्स कब रिकॉर्ड करने हैं? जब एक्चुअली मैं स्टॉक्स को बेच दूंगा. समझ रहे हो? सो ऑल द एंटिसिपेटेड इनकम्स एंड गेन्स शुड बी अकाउंटेड फॉर व्हेन दे आर अर्न्ड. जब अर्न होंगे तब रिकॉर्ड होंगे, बट जो लॉसेज हैं वो मुझे इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेने हैं. लाइक आपने गुड्स को सेल किया. सपोज आप डील कर रहे हो मशीन्स में, आपने मशीन्स बेच रहे हो. आपने एक मशीन सेल की किसी कस्टमर को और उसको जो पीस मिला वो ठीक नहीं था और आपने यहां से चेक करके भेजा है. अब आपके बीच में इश्यू हो गया. यू आर सेइंग कि मैंने प्रोडक्ट ठीक भेजा है, द पर्सन इज सेइंग कि ये तो डिफेक्टिव है, आपको रिटर्न करना पड़ेगा. अब अमाउंट आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो वैल्यूएबल है, आप अब इसको कंटेस्ट करते हो, अब कोर्ट में केस चला जाता है. नाउ यू फोरसी कि अरे इसमें लॉस हो सकता है. अगर ये पर्सन जीत गया मुझे इसको क्लेम देना पड़ेगा, डैमेजेस देने पड़ेंगे मे बी 10,000 के. क्योंकि आप एक लॉस को फोरसी कर रहे हो, यू मस्ट प्रोवाइड फॉर द सेम. लॉसेस को हमें प्रोवाइड कर लेना चाहिए. सिमिलरली ये हम जो प्रिंसिपल है ये कहाँ देखते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से कन्वेंशन. जैसे हमने कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़े थे ना, तो ये एक तरह की कन्वेंशन है. ये बेस्ड है अकाउंटेंट्स के जो बाय टाइम उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे. सो ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रिंसिपल है. इसका ये कैसे मैनिफेस्ट होता है, एग्जिबिट कैसे हो रहा है, हम ये देखते हैं. अकाउंटिंग में जो इन्वेंट्रीज है they are always valued at cost or market price, whichever is least. So least of cost and market price. This is also called LCM rule in accounting. आपने मैथ्स में कुछ और पढ़ा होगा. अकाउंट्स में इसे LCM बोलते हैं, लीस्ट ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. तो जब हम कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से जो लीस्ट है उस पे इन्वेंट्रीज को मेजर करते हैं. इससे क्या होता है कि अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, और इफ यू फोरसी अ लॉस वो रिकॉर्ड हो जाएगा. लाइक आपके पास स्टॉक्स हैं से एट कॉस्ट आपने बाय किए थे 10,000 रुपीज के. नाउ यू फोरसी टू सेल देम एट 12,000. सो स्टॉक को मेजर हम किस पे करेंगे? स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स एट 10,000. ये जो आपका प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का, ये रिकॉर्ड नहीं होगा. बट अगर इसकी जगह स्टॉक ऑफ 10,000 सपोज you know that it can be sold at 9,000. Now you have a loss. So stock will be measured at least of the two. Least of the two now is market price. तो अब ये market price पे होगा, अब ये cost पे नहीं होगा. The only rule और reasoning here is कि जो मेरे foreseeable losses हैं वो मुझे अभी रिकॉर्ड कर लेने हैं, but gains will be recorded only when they are earned, because we haven't yet earned them. So we are to provide for all losses, but profits को हम रिकॉर्ड नहीं करते पहले. Similarly when you have debtors, आपने सपोज सेल्स क्रेडिट पे करते हो तो आपको एक पर्सन मिलते हैं डेटर. डेटर वो लोग हैं जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं एंड दे आर गोइंग टू पे अस इन फ्यूचर. सो सपोज यू हैव डेटर्स ऑफ 20,000 रुपीज और आपका पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि इसमें से अराउंड 5% बैड डेट्स हो जाते हैं, मुझे मिलते नहीं है. सो आप जिस ईयर में सेल की, जिस ईयर के ये डेटर हैं उसी ईयर में प्रोवाइड कर दोगे. दैट इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. आप ऐसे डेट्स के लिए
प्रोविजन बना दोगे जो बैड या डाउटफुल है, आपको डाइसी है कि 5% मुझे मेरा एक्सपीरियंस बता रहे हैं मिलते नहीं है, सो 5% ऑफ दिस मैं प्रोविजन बना लूंगा और मैं रिकॉर्ड करूंगा डेटर्स को 19,000 पे, तो इसे एज अ लॉस में इसी ईयर में राइट ऑफ कर दूंगी, राइट। सो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को मुझे बनाना है, ये अकाउंट में प्रोवाइड करती हूँ फॉर सच फ्यूचर लॉसेस। सो आपको फ्यूचर के सारे लॉसेस के लिए प्रोविजन करने होते हैं, बट गेन्स को रिकॉर्ड तब करते हैं जब ये अर्न हो जाता है। इसका रीजन ये है कि यू वांट टू शो योर स्टेटमेंट्स एट द ट्रू वैल्यू। आप अपने परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को सही वैल्यू पे दिखाना चाहते हो। यू डू नॉट वांट टू पेंट अ रोजी पिक्चर। एक आप बेटर व्यू नहीं देना चाहते बिजनेस का देन व्हाट इट रियली इज, ताकि जो भी आपके स्टेटमेंट्स देखे उसको एग्जैक्ट पोजीशन पता चले। आप लिखोगे कि प्रोविजन है, प्रोविजन का मतलब ये फोर्सिएबल लॉस है, इट कैन हैपन, सो ये रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना। इसका एक और रीजन भी है, रीजन ये है कि जो प्रॉफिट्स रिकॉर्ड हम कर देते हैं वो ऑनर का क्लेम बन जाते हैं और ऑनर उसको विड्रॉ कर सकते हैं। सपोज आपकी कैपिटल है 10,000 की, आपको प्रॉफिट आप फोर्सी कर रहे हो, अभी अर्न नहीं किया 2,000 का, उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया 12,000 हो गया। सो इफ द ऑनर हैज अ कैपिटल ऑफ 12,000 तो वो उसका नाउ ही हैज अ राइट टू विड्रॉ एनी अमाउंट। सो वो ये सोच सकता है अच्छा 10,000 से मेरी कैपिटल 12,000 हो गई, सो आई कैन विड्रॉ 2,000। अब वो विड्रॉ कर लेते हैं, उसको पर्सनली यूज कर लेता है, बट एक्चुअल में तो इतनी कैपिटल है नहीं ना, 2,000 अर्न तो किया नहीं है। सो आप बिजनेस का पैसा विड्रॉ कर रहे हो, जो विड्रॉइंग है वो तो रियल थी, वो आपने बिजनेस में से कर ली रादर देन योर प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रॉफिट तो आया ही नहीं था। सो एक रीजन ये भी है, इसके लॉजिकल रीजन ये भी है कि आप नहीं चाहते हो कि बिजनेस का पैसा बाहर निकले, प्रॉफिट्स निकले, फाइन। So this ensures that your business is giving true and fair view of the business operations and it doesn't paint a rosy or better picture of the business. But ये प्रिंसिपल यूज करते हुए हमें ध्यान देना है कि ओवर स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं इट मीन्स दैट वी आर ओवर स्टेटिंग एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज। आप एक कोर्ट केस चल रहा है, आपको पता है इसमें अगर आप हार गए आपको 10,000 के डैमेजेस देने हैं, आप उसका अकाउंट बना लेते हो, प्रोवाइड कर लेते हो। सो इट मीन्स आपने 10,000 की लाइबिलिटी बना ली जो अभी है नहीं, सो इट मीन्स योर लाइबिलिटीज आर बीइंग ओवर स्टेटेड, बट दिस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग ऑफ दिस प्रिंसिपल। सो इट मे क्रिएट सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व का मतलब है कि जो आपके प्रॉफिट्स थे वो आपने कम कर दिए। इसको इस तरह से कंसिडर करो, सपोज ये जो डेटर्स है, डेटर्स पे आपने प्रोविजन बना लिया 1,000 का, राइट, इट्स अ काइंड ऑफ लॉस। आपने ये लॉस फोर्सी किया, आपने इस लॉस के लिए प्रोवाइड कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या हो गया, जो आपका नेट प्रॉफिट था, सपोज प्रायर टू दिस आपके बिजनेस का प्रॉफिट था 5,000, अब आपने प्रॉफिट कम कर दिया 1,000 से कि मुझे ये लॉस हो सकता है। अब आपने प्रॉफिट दिखा दिया 4,000, बट ये रियलिटी तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि लॉस होगा। सो एक्चुअल प्रॉफिट जो आपका 5,000 था, इस प्रॉफिट की जगह आपको दो चीजें मिल गई। आपका प्रॉफिट रह गया 4,000 और आपने 1,000 डाल दिया इस प्रोविजन में या रिजर्व में। इसे हम कहते हैं सीक्रेट प्रोविजंस। ऐसे सीक्रेट प्रोविजंस क्रिएट होने लगते हैं, ये आपके प्रॉफिट्स ही हैं, प्रॉफिट में से ही निकाला है। मान लो नेक्स्ट ईयर में आपको ये लॉस हुआ ही नहीं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो एक्चुअली ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही होना चाहिए। सो जब भी हम इस तरह से प्रोविजंस बनाते हैं फॉर फोर्सिएबल लॉसेस और एक्सपेंसेस, तो हमारे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो रहे होते हैं। सो वन मस्ट बी वेरी कॉशियस कि हमें ओवरस्टेट नहीं करना है। तो ये जो प्रोविजन बनाएंगे ये स्ट्रिक्टली हमें पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाना है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस 5% कह रहे हैं तो 5 का ही प्रोविजन बनाना है, 10 का 20% का प्रोविजन नहीं बनाना है। ओके, अदरवाइज क्या होगा, अगर आप ओवरस्टेट कर दोगे अपने एक्सपेंसेस को, ज्यादा दिखाओगे, सो आपके बिजनेस में सीक्रेट रिजर्व्स बनने लगेंगे, जैसे ये प्रोविजन बन गया। सो आपके अकाउंट्स बिजनेस की सही पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो जब ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, सो इट रिक्वायर्स दैट इट मस्ट बी अप्लाइड विद कॉशियस एंड केयर so that our business results are truly shown through the फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सही रिजल्ट्स दिखाने हैं हमें, ना बढ़ा चढ़ा के दिखाने हैं और ना खराब करके दिखाने हैं। सो इसके लिए जरूरी है कि ये प्रिंसिपल बिल्कुल पास्ट प्रैक्टिसेस पे, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जो पास्ट हमारे एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे
हमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। सो जो भी हम लॉसेस के प्रोविजन बनाते हैं ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से है, और अगर हम एक्सपेक्टेड गेन्स को नहीं दिखा रहे हैं वो भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से है, राइट। सो दिस इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन द सीरीज इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर देम। मतलब जो प्राइस दे के हमने कोई एसेट बाय की है उस प्राइस पर एसेट्स को दिखाना है, एंड सेम शुड बी द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट्स। एसेट्स की आगे की अकाउंटिंग भी इसी के बेसिस पर होगी। सो व्हाट इट मीन्स इज, सपोज आपने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपीज की, यू पेड 10 लाख रुपीज टू बाय द बिल्डिंग, तो वो आप 10 लाख पर ही बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। आफ्टर सम टाइम बिल्डिंग है या लैंड है, इसका प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बट बुक्स में हमें इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो एक बार हिस्ट्री में आ गई, एक बार जो हमने पे कर दी उसी कॉस्ट पर इसे शो करना है, और यही बेसिस होगी फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। तो बिल्डिंग अगर आपने खरीदी है 1 लाख की, it will be recorded at 1 lakh and it will be shown in the books at 1 lakh. So अब जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है दे आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट की लाइफ होती है लिमिटेड। सो उसकी कॉस्ट को भी हमें राइट ऑफ करना है। सपोज दिस बिल्डिंग हैज अ लाइफ ऑफ 20 ईयर्स, सो इसकी पर ईयर कॉस्ट, मैं सबसे सिंपल ले रही हूँ, बेसिक मेथड ले रही हूँ, स्ट्रेट लाइन मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। आप इसको सीधे 20 इयर्स में बांट दो तो पर ईयर आ गया 5000। सो मैं 5000 हर साल इसको रिड्यूस करते रहूंगी। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन प्रोसेस। सो फर्स्ट ईयर के एंड में 5000 इसमें से मैं काट के एक्सपेंसेस में डाल दूंगी कि इतनी वर्थ ऑफ एसेट खत्म हो गई, यूज हो गई, वो मेरा एक्सपेंडिचर है इस ईयर का। सो कॉस्ट बच गई अब 95,000, उसे बुक वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर 5000 राइट ऑफ करूंगी क्योंकि उतनी एसेट की वर्थ अब खत्म हो रही है। 20 इयर्स का मतलब 1/20 हर साल इसका यूटिलिटी खत्म हो रही है। 20 इयर्स में ये वैल्यूलेस होने वाली है, यूजलेस होने वाली है। सो मेरे 20 इयर्स जब कंप्लीट होंगे तो बुक्स में भी ये धीरे 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 जीरो पे आ जाएगी। सो जो बुक्स की वैल्यू है वो डिपिक्ट कर रही है इसकी यूटिलिटी। सो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, एसेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ देयर परचेज। जो कॉस्ट उस टाइम है, आज की कॉस्ट नहीं लेनी है, करंट कॉस्ट नहीं लेनी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेनी है। सेकेंडली, द कॉस्ट सो रिकॉर्डेड इज टू बी systematically reduced through the process of depreciation. So historical cost is the basis of recording and for further accounting for depreciation. इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि it brings objectivity in the presentation and preparation of financial statements. अगर आपने कोई एसेट किसी कॉस्ट पे खरीदी है तो आपके पास एक बिल होगा जो ये शो कर रहा है कि यस दिस इज द कॉस्ट। सो इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं आ सकती, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। यू हैव अ डॉक्यूमेंट फॉर द सेम, सो इट ब्रिंग्स योर अकाउंट्स ऑब्जेक्टिव। आपके अकाउंट्स ऑब्जेक्टिव हैं, वेरीफाइबल हो जाते हैं, एनीवन कैन चेक जो आप लिख रहे हो वही है, राइट। एंड द अकाउंट्स कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायस और जजमेंट। इसके अगेंस्ट अगर आप ये सोचो मैं तो मार्केट प्राइस लिखूंगा, अब अगर आप मार्केट प्राइस लिख रहे हैं तो आप मार्केट में जाके इसका प्राइस चेक करेंगे, बट आपकी चीज साल दर साल पुरानी हो रही है। तो अगर हम किसी ओल्ड चीज की मार्केट वैल्यू जानना चाहते हैं तो वो तो डिफरेंट लोग डिफरेंट वैल्यू देंगे ना। सो आपके पास एक सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखाने हैं, अच्छी पोजीशन दिखानी है, तो जो ज्यादा वैल्यू बता रहा है उसको आप ले लोगे। अगर आपको पोजीशन खराब दिखानी है ड्यू टू एनी रीजन, तो जो वैल्यू कम दिखा रहा है उसको ले लोगे, है ना। सो आपके अकाउंट्स में पर्सनल बायस और जजमेंट आ जाता है तो अकाउंट्स आपके डिस्टोर्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सो इस चीज को दूर करने के लिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट लिए। इसका ने फिक्स्ड एसेट खरीदी ही यूज करने के लिए है तो उसकी मार्केट प्राइस को लिखने का क्या मतलब है? इट डजंट मेक सेंस। आपको इसे मार्केट में जाके बेचना नहीं है, सो इसकी मार्केट प्राइस नहीं लिखी जानी चाहिए, बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड टू यूज देम, राइट। सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहे हैं? ऑल द एसेट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ देयर परचेज, जो उनकी परचेज की कॉस्ट है, और जो कॉस्ट रिकॉर्ड की उसी को डेप्रिसिएशन के थ्रू हम
रिड्यूस करते हैं. सो इट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी एंड योर अकाउंट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायस और जजमेंट. तो आपके अकाउंट्स को डिस्टोर्ट नहीं होंगे. दे विल बी शोइंग ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द assets and the correct position of the business, right? So this is what the cost concept says.